आज हम देख रहे हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को देखते हैं कि हर्षवर्धन के जो वंश है कौन सा वंश था, कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे शुरुआत होती है। तो जो हर्षवर्धन था उसको कहते हैं वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। अब इस वंश का जो उत्थान हुआ था उसमें देखते हैं स्रोत। देखो वैसे तो कहते हैं कि इस वंश के लिए जो स्रोतों की है वो बहुत कमी रही है, कहाँ से प्राप्त, बहुत कम स्रोत प्राप्त हुए हैं। फिर भी इसमें कुछ और देखते हैं कि और क्या क्या मिलते हैं इस समय। अब गुप्त पतन के साथ ही उत्तर भारत में बहुराज्य व्यवस्था हो गई। मतलब जैसे गुप्तों का पतन हुआ तो बहुत सारे राज्य आ गए, छोटे छोटे से कोई बड़े बड़े। जैसे कन्नौज में मौखरी आए, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश आए, पुष्यभूति वंश आए, बल्ली में मैत्रक आए, मालवा और मगध में पर्वती गुप्त आए। जो गौड़ शासक थे वो गौड़ बंगाल में आए। मतलब जो बंगाल में आए थे वो शशांक शासक था, वो गौड़ शासक थे, बंगाल का शासक था। तो इन वंशों में पुष्यभूति वंश के विशाल साम्राज्य स्थापना की थी। इन सभी वंशों में सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का था। अब पुष्यभूति वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति द्वारा हरियाणा के अम्बाला के थानेश्वर नामक स्थान पर की गई थी। पुष्यभूति के बाद नंदवर्धन, आदित्यवर्धन आदि शासक हुए, लेकिन स्वतंत्र शासक न होकर के राजाओं के सामंत रहे। प्रभाकर वर्धन इस वंश का स्वतंत्र शासक का जन्मदाता था। प्रथम प्रभावशील शासक था जिसने पद्म भट्टारक और महाराजा धिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की गई। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती के से दो पुत्र हुए, एक राजवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन। एक पुत्री राजश्री हुई। और राजश्री का विवाह जो कन्नौज नरेश मौखरी थे, मौखरी वंश के थे, गृहभरवन से हुआ था, जिसकी हत्या मालवा के देवगुप्त ने कर दी थी और राजश्री को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया था। राजवर्धन इसका बदला लेने के लिए गया, उसने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र जो गौड़ शासक शशांक था उसने धोखा देकर के राजवर्धन की हत्या कर दी। तो फिर क्या हुआ, जैसे हो गया राजवर्धन की हत्या होती है तो 606 ईसा पूर्व में राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है हर्षवर्धन को। और हर्ष कन्नौज को रवाना हुआ तभी राजश्री जो जेल से विद्यांचल जंगलों में भाग गई थी। यहाँ पर वो सती होने जा रही थी। तो रास्ते में जो राजश्री थी उसको द्वाकर नाम का एक बिच्छू मिला। तो वो जो बौद्ध बिच्छू था उसकी राजश्री की उसने प्राणों की रक्षा की। मतलब उसको समझाया कि मतलब सती होने जा रही थी तो उसको सती ना होने दिया। और बिच्छू ने हर्ष को राजश्री से मिलवाया। राजश्री कन्नौज के जो राजश्री थी वह कन्नौज के मंत्रियों ने हर्ष को कन्नौज का शासक बनाया। मतलब राजश्री उसकी बहन थी और कन्नौज के जो मंत्री वगैरह थे उन सब ने मिलकर के हर्ष को ही कन्नौज का शासक बना दिया। हालांकि वो थानेश्वर का शासक तो था ही। इस प्रकार जो कन्नौज था हर्ष के साम्राज्य की राजधानी बन गई। मतलब देखो थानेश्वर और हर्ष, पहले थानेश्वर था लेकिन अब उन्होंने क्या है राजधानी कौन सी बना दी, कन्नौज बना दी। कन्नौज का नाम फेमस होने लगा। अब देखिए आगे चलते हैं। अब हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ कहाँ से मिलती है कि उसके एक जो बांसखेड़ा और मधुबनी अभिलेख है वहाँ से प्राप्त होती है। और इसके अलावा उसका दरबारी कवि बाणभट्ट था, उसके द्वारा रचित है हर्षचरित और ऐसांग के यात्रा विवरण सीयूकी से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष ने कामरूप के शासक भास्कर बर्मन थे उसकी मदद से गौड़ जो शासक था शशांक उसको पराजित किया, लेकिन इसके बारे में अस्पष्ट है, सही नहीं पता चला कि स्पष्ट पराजित किया नहीं किया। शशांक एक शैव मतानुयायी था जिसने गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था और सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं को मरवा दिया था। इसके पश्चात हर्ष ने बल्लवी के मैत्रक शासक ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया। अब देखो हर्ष ने किसको पराजित कर दिया, बल्लवी के मैत्री शासक। उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया और महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए। देखो उन्होंने बल्लवी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया और उनके साथ ही अपनी बेटी का विवाह कर दिया। हर्ष दक्षिण बिहार के अभियान के समय उस समय धक्का लगा जब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया था। कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी। इसकी सूचना ऐहोल अभिलेख से मिलती है और ऐहोल की जो रचना की है वो रवि कीर्ति ने की है। ठीक है ना।
जो कौन सा शासक था, चालुक्य नरेश पुलकेशिन दूरज। हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म को मानने वाला था, लेकिन बाद में बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से मिलने के बाद में हेसांग के संपर्क में आने के बाद बौद्ध मतानुयायी बन गया था और महायान पंथ का महान संरक्षक हुआ। हेसांग के विवरण से प्राप्त होता है कि हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग में एक धर्मसभा का आयोजन करता था और वहीं पर सारा धन जो धन था उसे दान कर देता था। ऐसी 6वीं धर्मसभा में हेसांग ने भाग लिया और इस सभा को महामोक्ष परिषद नाम दिया। हर्ष ने सूर्य, शिव, बुद्ध की पूजा की। 643 ईस्वी में कन्नौज में हर्ष के द्वारा महाबोधियान सभा का आयोजन किया गया। 643 ईस्वी पूर्व में किया गया। इसकी अध्यक्षता हेसांग ने की थी। देखो, एक 5वीं सभा थी, यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या होता था, एक धर्मसभा आयोजन की जाती थी और उसमें अपना दान धर्म त्याग कर देता था। ऐसी एक 6वीं महासभा हुई जिसमें हेसांग ने भाग लिया था और महामोक्ष परिषद का इसको अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें सूर्य, शिव, बुद्ध की पूजा की जाती थी। 643 में कन्नौज में हर्ष के द्वारा एक महाबौद्धियान सभा का आयोजन किया गया था, हर्ष में, ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता भी हेसांग ने की थी और हेसांग के दरबार में बाणभट्ट, मयूर, हरिदत्त जयसेन जैसे कवि लेखक रहा करते थे। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने चरित्र लिखने की परंपरा प्रारंभ की थी। बाण की प्रमुख रचना हर्षचरित कादंबरी है। मयूर ने चंडी शतक नामक एक रचना लिखी थी, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि उसके श्रवण से कुष्ठ रोग का निवारण हो जाता है। हर्ष स्वयं एक विद्वान था। उसने नागानंद, प्रियदर्शा और रत्नावली नाटक लिखे थे। यद्यपि इनके बारे में कहा जाता है कि संदेह है इन्होंने लिखा कि नहीं लिखा। कोई कहते हैं कि इन्होंने पैसे दे के लिखवा लिया। और इसके अलावा आगे देखते हैं कि हेसांग के अनुसार हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिए थे। हर्ष के शासनकाल में एक चीनी यात्री हेसांग भारत आया था और बौद्ध धर्म ग्रंथ इकट्ठे करने और बौद्ध तीर्थों की यात्रा करने उसकी पुस्तक थी सीयू की, जिसमें तत्कालीन भारत के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब हर्षवर्धन आया था तो उसने क्या किया था, बौद्ध धर्म इकट्ठे किए, इसके अलावा बौद्ध तीर्थ यात्राएं की और अपनी पुस्तक सीयू की थी, उसमें उसके बारे में सारी जानकारी लिखी थी। जो हेसांग था, हेसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। हर्षवर्धन द्वारा अपने शासनकाल का संचालन गुप्त युगीन परंपराओं के अनुसार किया गया था। यद्यपि उसका स्वरूप और अधिक सामंती और विवेकीकृत था। हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसा माना जाता है हर्ष ने कश्मीर शासक से बुद्ध के दांत बलपूर्वक प्राप्त किए थे। बुद्ध क्या था, हाथी था क्या, कोई बात नहीं, पता नहीं। बुद्ध के दांत बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हर्ष ने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। उसने 641 में ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। 643 में हर्ष ने लाई होई किंग को अपना दूत बनाकर हर्ष के दरबार में भेजा था। 646 में एक और चीनी दूत मंडल हर्ष के दरबार में आया था। इसके अलावा और देखते हैं तीसरे दूत मंडल के भारत आने से पहले ही हर्ष की मृत्यु हो गई और 647 में हर्ष की मृत्यु हो जाती है। ये हर्षवर्धन वंश जो पुष्पवती वंश था हमारा कंप्लीट होता है और इसके अलावा दूसरा वंश आएगा, उसे देखेंगे।